नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आखिरकार एसआईआर जो बिहार में हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन परीक्षण, विशेष गहन परीक्षण वोटर आईडी का, उसका पहला चरण का मेन चरण कल पूरा हो गया। पूरा होने के बाद जो चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश किए हैं, चुनाव आयोग ने जो प्रेस नोट जारी किया था, उसके मुताबिक 7.23 करोड़ लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, अपने फॉर्म सबमिट किए, जो बिहार के कुल वोटर्स का 99.8% बनता है। ये चुनाव आयोग का दावा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 24 जून 2025 तक तकरीबन 22 लाख लोग ऐसे पाए गए जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो नाम कट गए। करीब 7 लाख ऐसे वोटर पाए गए जो एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड थे, वो हटा दिए गए। करीब 35 लाख ऐसे वोटर पाए गए जो बिहार छोड़ चुके हैं, वो हटा दिए गए, और मतलब या छोड़ चुके हैं या जिनका पता नहीं लग पाया। और तकरीबन 1.2 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट वापस नहीं किया है। यानी कुल मिला के तकरीबन 35-29, ये हो गया आपका 64-65, 65.5 लाख के आसपास वोट आप मान के चलिए ये साफ हो चुके हैं। अब छंटनी शुरू होगी जो फॉर्म आए हैं, क्योंकि ये फॉर्म कह रहे हैं कि भाई डिजिटाइज भी कर दिए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। लेकिन बिहार से खबरें लगातार ये आ रही कि बहुत से लोगों ने बिना कागजों के फॉर्म सबमिट किया है, तो वो अगर रूल पे चलता है चुनाव आयोग तो वो रिजेक्ट होने चाहिए। अब रिजेक्ट हो गए तो फिर और कम होंगे जिनके कागजात पूरे नहीं होंगे। फिर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जिनको आपने कहा कि 22 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो मृत हो चुके हैं, क्या उनका डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया है चुनाव आयोग ने? ये भी सवाल पूछा जाएगा। ये सब एसआईआर का जो मामला है, ये दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम चुनाव आयोग किस जिद पर अड़ा है। चुनाव आयोग ने इस पेचीदगी को दूर करने की बजाय ऐलान कर दिया कि अब ये एसआईआर की कार्रवाई पूरे देश में होगी। इसका मतलब अब भी जो चुनाव आयोग है वो ठान चुका ये होगा, और विपक्ष को ये बात समझ में आ गया है कि ये बीजेपी का सबसे नया हथियार है सरकार का, और अब इसकी काट करना जरूरी है। इसको कैंसिल तो नहीं करवाया जा सकता। अब इसका वापस होना तो मुश्किल है, क्योंकि अब तो सरकार के लिए भी, चुनाव आयोग के लिए भी साख की बात हो गई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा आदेश कर दे कि जिसकी वजह से चुनाव आयोग को बिहार का चुनाव टालने का मौका मिल जाए। कहा यह जा रहा है कि सारी एक्सरसाइज ही दरअसल बिहार का चुनाव टालने के लिए, और अगर अभी बिहार के चुनाव टल गए तो फिर वो अगले फरवरी मार्च में जाके होंगे। और ये बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जितने आरोपों के बीच घिरी है, जितने सवालों के बीच घिरी है, माफ कीजिएगा, आरोप नहीं, सवालों के बीच घिरी है, वो इतनी गीली जमीन है कि इस जमीन पर अभी चुनाव जीतना तो दूर की बात, एक कदम नहीं रख सकती। और मोदी जी की साख जो गिरी है, उस साख को वापस बताने के लिए, दिखाने के लिए बिहार जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट राहत दे दे तो अलग बात, नहीं तो ये अब आर्या पार का हो गया। और ये बात विपक्ष को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसलिए विपक्ष ने सदन में, आपने देखा होगा कि सब एकजुट है इस मुद्दे पर। एसआईआर पर्ची फाड़ रहे हैं, उसका वो फाड़ रहे हैं, रोज हंगामा, पूरे हफ्ते में सदन नहीं चला, इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी समझ लिया है कि अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। अगर खुद को बचाना है तो खुद के कार्यकर्ताओं को झोंकना पड़ेगा मैदान में, ग्राउंड में। लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को यह बोल दिया है कि किसी भी हाल में वोट नहीं कटना चाहिए। जुट जाओ, बल्कि और जोड़ो, नए वोट जोड़ो, और लोगों को जोड़ो, जिनको दिक्कत आ रही किसी भी पार्टी के, सबकी मदद करो, लेकिन वोट नहीं कटना चाहिए। और लोगों को ये भी एक बात बताइए कि वोट कटा तो उस वोट कटने के साथ पेंशन, राशन कार्ड जैसी चीजें भी कट जाएंगी। सभी नौजवान से कहूंगा, 18 साल के ऊपर जितने भी हमारे नौजवान हैं, वो सभी वोटर लिस्ट में आए जैसा करो, और घर घर जाके अपने वोटर्स को मजबूत बनाओ।
और जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं। आज ही उन्होंने नया एक खुलासा किया, नोटिफिकेशन। सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा, उसका नोटिफिकेशन आया। तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो पहले तो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को वोटिंग पावर देने के लिए आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा तैयार नहीं थी। ये जो मिला आपको अडल्ट फ्रेंचाइज, वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला और किसी से नहीं। उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई इस देश में सारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये क्या टैक्स देते? इनके पास कुछ है। इसीलिए उन्होंने बोला हर आदमी हिंदुस्तान में जो भी पैदा होता है 21 साल का हो, उसको वोटिंग की राइट देना चाहिए। ये उन्होंने कहा और आज सबको मिला। अब इन्होंने वो वोटर लिस्ट को बदलकर, छीनकर हमारे है सो नुमाइंदगिरी को भी खत्म कर। दरअसल ये सारी चीजें कब की जाती हैं? ये सब हथकंडे तब अपनाए जाते हैं जब सरकार स्टिकी विकेट पे होती है। स्टिकी विकेट मतलब सरकार की स्थिति डामाडोल होती है। अब डामाडोल होती है तो अपने आप को बचाने के लिए सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। 11 साल से मोदी जी की विश्व गुरु की एक इमेज बनाई गई है, लेकिन इस वक्त इस विश्व गुरु की इमेज कितनी डामाडोल है, इसका अंदाजा आप इस पोस्टर से लगा सकते हैं। और ये पोस्टर है कि इंदिरा गांधी को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। लगातार 4078 दिन प्रधानमंत्री रहे हैं और 4077 दिन कांग्रेस की इंदिरा गांधी लगातार प्रधानमंत्री रही थी। लेकिन ये दरअसल अधूरे आंकड़े हैं, यानी अधूरे आंकड़ों पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अधूरे आंकड़े का महिमा मंडन किया जा रहा है। एक मध्य प्रदेश के लेखक हैं पीयूष बघेले, उन्होंने आंकड़ा जारी किया। उनके मुताबिक इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 था, जो 4083 दिन यानी लगभग 11 साल 2 महीने बनता है, जो तकरीबन मोदी जी जितना अभी तक कर चुके हैं इसके आसपास ही। दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 यानी 1752 दिन, लगभग 4 साल 9 महीने। और इन दोनों का टोटल बनता है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी रही, वो है 5835 दिन, यानी 15 साल 11 महीने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। ये इंदिरा गांधी की सच्चाई है। अब बीजेपी ने वो पोस्टर जारी करके या वो कैंपेन चला के दो चीजें मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए तो बिल्कुल साफ कर दी। पहली बात कि जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक सपना लेके चले थे कि नेहरू से आगे बढ़ना है, नेहरू से बड़ा बनना है, वो तो इस पोस्टर ने दिखा दिया कि वो सपना तो बीजेपी और मोदी जी दोनों छोड़ चुके हैं। यानी वो मान चुके हैं कि नेहरू के तो आसपास भी नहीं फटक सकते, इसलिए अब कंपटीशन करेंगे इंदिरा गांधी से। जब इंदिरा गांधी से कंपटीशन पे बात आई तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ, जिस तरह से सीज फायर हुआ, अब उसके सामने इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना कहीं बड़ी बात थी। तो उसका इलाज किया जाए। उसका इलाज ये किया कि भाई यही सवाल उठा लो कि इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश बनाकर गलती करी। हालांकि इतना अजीबोगरीब तर्क है, लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे हैं, वो कोई भी तर्क दे सकते हैं। अब निशिकांत दुबे हर चीज अपनी तरफ से तो बोलते नहीं, ये भी बीजेपी में मालूम है कि बीजेपी में बिना अप्रूवल के कोई चीज नहीं बोली जाती। खैर, वह इंदिरा गांधी भारी पड़ती है। दूसरा, टोटल टेन्योर इंदिरा गांधी का जितना है 15 साल 11 महीने, ये पूरा कर पाने या इसके बराबरी कर पाना मोदी जी के लिए नामुमकिन है। अगर वो तीनों टर्म भी पूरी करते हैं, 2029 तक भी पूरी करते हैं, ये टर्म पूरी करते हैं, तो भी 15 साल 11 महीने नहीं होते, 15 साल 2 महीने 3 महीने के आसपास रह जाएंगे। और अगर वो करते हैं तो
इस चीज ने ये तो बता दिया कि 2029 में प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी का नंबर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर ये महिमा मंडन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये आप दर्शा रहे हो कि इस वक्त खतरा है मोदी जी की कुर्सी को। अब वो खतरा विदेश नीति की नाकामी की वजह से है, वो खतरा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से है, वो खतरा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, वो खतरा संघ द्वारा 75 साल वाला याद दिलाने पर है, या वो खतरा उपराष्ट्रपति जिस तरह से इस्तीफा लिया गया उनका उसकी वजह से है, या एसआईआर की वजह से, या मजबूत होते विपक्ष की वजह से, या अपने सहयोगियों द्वारा एसआईआर जैसे मुद्दे पर सवाल उठाने से। वजह कोई भी हो, लेकिन दिख रहा है कि मोदी जी की कुर्सी हिल रही है। कुर्सी हिल रही है, लोगों को ये पता ना लगे इसलिए इस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, वरना 11 साल बाद ऐसे कैंपेन की कोई जरूरत नहीं। लोग खुद कहते हैं बीजेपी पार्टी को अपनी तरफ से ये सब करने की जरूरत नहीं। किससे कंपटीशन कर रहे हो? अपने ही देश की तो प्रधानमंत्री थी वो, उससे क्या कंपटीशन? हाँ, आप किसी देश को किसी चीज में पीछे छोड़ते हो उसका महिमा मंडन कीजिए। अपने ही टेन्योर का कि मैं इतना लंबा रह लिया, अरे इतिहास में झांकिए, बहुत अच्छे अच्छे राजा जिनके कार्यकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता उनके दौरान का, उनका कार्यकाल छोटा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा बादशाह रहे हैं जिनके टाइम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्यानाश हुआ था, या जिनको बेहद खराब जिसका काल कहा जाता वो बहुत लंबा लंबा चला है। तो इसलिए लंबे से नापा नहीं जाता इतिहास, हमेशा उस वक्त में क्या हुआ, उस देश ने क्या बदला, उस देश ने कितनी तरक्की की, इससे नापा जाता है, ना कि इस चीज से नापा जाता कि कितना लंबा किया। इंदिरा गांधी को 5 साल भी अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही होती, मोदी जी ने पिछली बारी पीछे छोड़ दिया होता, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी को हमेशा इस चीज के लिए नापा जाएगा। हमें भी जैसे 15 साल 11 महीने रही है वो, आप में से कितने लोगों को ये मालूम था कि टोटल टेन्योर इतना नहीं मालूम था ना, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को ये जरूर याद होगा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश बनाया, इंदिरा गांधी ने चीन को करारा जवाब दिया, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। यही चीज याद रही होगी ना। तो यही चीजें याद रह जाएगी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया गया, फौज को पार्ट टाइम जॉब बना दिया गया, 2 करोड़ नौकरी के जुमले दिए गए, 15 लाख के जुमले दिए गए। यही सारी चीजें जो है वो याद रहेंगी, वो चाहे टेन्योर 25 साल का क्यों ना हो जाए। शायद इसीलिए अगर 11 साल में उपलब्धियां होती तो ये पोस्टर जारी होता कि 11 साल इतने में प्रधानमंत्री ने इस कार्यकाल में ये काम किए, ये योजनाएं लाई हैं जिसने देश का पूरा चेहरा मोहरा बदल दिया है और आने वाले वक्त में इस देश को कहीं से कहीं ले जाएंगे। लेकिन वो दिखाने की बजाय इतने दिन हो गए हैं लगातार बने हुए, इसका महिमा मंडन किया जा रहा है, वो भी आधे आंकड़ों का। क्योंकि जब भी उस कॉलम में उपलब्धि गिनाने की बात आती है तो 370 गिनाया जाता है, सीए गिनाया जाता है, राम मंदिर का निर्माण गिनाया जाता है, कुंभ की कामयाबी गिनाई जाती है, ये सब कामयाबी गिनाई जाती है। इससे देश का क्या भला हुआ है मुझे नहीं मालूम। जब कभी थोड़ी उम्र और बढ़ेगी तो रिसर्च करेंगे इस पर, भाई देश में क्या फ़र्क पड़ा इन सब चीज़ों से, आप भी जानते ही हैं। तो ये दरअसल पूरी कहानी एक हिलोरे खाते हुए समंदर की है बनाम एक डूबते जहाज़ की है। नमस्कार।